हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकल स्टडी सर्कल में। आज हमारा हिस्ट्री का टर्न है और हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है वो गुलाम वंश से मानी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। आज कौन सा वंश पढ़ेंगे? तो गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो 1206 से लेके 1290 तक था। गुलाम वंश को गुलाम क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो स्थापना थी, इसके जो शासक थे वो किसी न किसी के गुलाम रहे, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। इसकी जो स्थापना की थी, संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? तो मोहम्मद गौरी एक शासक था जो भारत में एक लूटपाट या फिर इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए आया था। लेकिन उसका उद्देश्य किसी क्षेत्र पर अधिकार करके शासन करना नहीं था, इसीलिए उसने जो इन क्षेत्रों का प्रमुख बनाया था अपने गुलामों का, जो गुलामों को बनाया था, जो इसके प्रमुख गुलाम थे, गुलाम थे, उन्हें इन क्षेत्रों का, जिसने भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र थे जहां इसने अपना अधिकार प्राप्त किया था, वहां इसने अपने प्रमुख गुलामों को वहां का शासक नियुक्त किया। सल्तनत में गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो सर्वप्रथम हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका जो शासन काल माना जाता है वो 1206 से लेके 1210 तक, यानी कि इसका जो शासन काल है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, सिर्फ 4 साल तक रहा। 1206 से लेके 1210, 4 साल तक इसने शासन किया। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। इसके बारे में बताया जाता है कि ये लाहौर से कभी दिल्ली नहीं आया। यह एक ऐसा शासक था जो लाहौर से दिल्ली नहीं आया, यानी कि दिल्ली से बैठ के इसने शासन नहीं किया। यह दिल्ली का शासक तो था, दिल्ली सल्तनत के अंदर ही गुलाम वंश आता है, तो गुलाम वंश भी दिल्ली का ही शासन करता हुआ, लेकिन यह दिल्ली नहीं आया और ना ही इसने दिल्ली से शासन किया। सिर्फ लाहौर में बैठकर ही इसने शासन किया, यानी लाहौर को ही इसने अपनी राजधानी बनाई। इसे लाख बख्श और सिपह सलार, इसकी जो प्रमुख उपाधियां हैं लाख बख्श और सिपह सलार हैं। यह लाखों का दान देता था। इसे जो लाख बख्श क्यों कहा गया? तो यह लाखों का दान देता था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाख बख्श दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसे लाख बख्श कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर सिपह सलार और लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश का। इसने किन्हीं इमारतों का निर्माण किया है। वो इमारतें कौन कौन सी? नंबर 1 है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। यह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। यह मस्जिद जो है कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुरु थे जिनका नाम था
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। आगे बात करते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये भी एक मस्जिद है, लेकिन ऐसा लगता है इसका नाम ऐसा अटपटा है कि झोपड़ा हो कोई, लेकिन यह एक मस्जिद है और इसका निर्माण अजमेर में। यह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में। अजमेर में यह स्थित है। यह भी एक मस्जिद है। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसका एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को आपने पढ़ा होगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था, उसे नष्ट किया था, इसका सेनापति, प्रमुख सेनापति था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसकी मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हुई थी। चौगान एक खेल था जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता था। तो चौगान खेलते समय यह घोड़े से गिर गया। घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी था, इसका बेटा था आराम शाह। आराम शाह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। ये सिर्फ 8 महीने तक ही इसने शासन किया। 8 महीने तक ही इसने शासन किया। इसकी मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था आराम शाह, इसकी मृत्यु मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था इल्तुतमिश ने इसके उत्तराधिकारी यानी आराम शाह की मृत्यु की और गुलाम वंश का आगे शासक बना। तो आगे हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। आराम शाह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गुलाम वंश के जितने इम्पोर्टेंट शासक हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, जो प्रमुख हैं, जहाँ से अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश, इसका जो शासनकाल था 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश का शासनकाल जो था 1211 से लेकर 1236 तक। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग की कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश। इसे एक और नाम दिया जाता है गुलामों का गुलाम।
गुलामों का गुलाम। दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गुलाम वंश का वह कौन सा शासक है, या दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो वह कौन है, इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा जाने वाला शासक कौन सा है, तो इल्तुतमिश। यह एक इल्वरी तुर्क था। गुलामों का गुलाम क्यों कहा गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो गुलामों का गुलाम इसीलिए कहा गया। तो आप समझ चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। यह एक इल्वरी तुर्क था, यह एक इल्वरी तुर्क था। सुल्तान बनने से पूर्व, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इसने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया था। तुर्कान-ए-चहलगानी क्या थी, तो एक तरीके से कह लें आधुनिक समय की एक कोई कमेटी थी। 40 सरदारों का समूह, 40 सरदारों का समूह था जो किसी न किसी रूप से इसे सलाह देता था, या कह लें राजा की प्रमुख जो कार्यकारिणी थी वह यही थी, 40 सरदारों का समूह। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए, 2 सिक्के चलवाए जो प्रमुख हैं। एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसका क्या नाम था, तो टंका नाम था। चांदी के सिक्के अक्सर कर दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी के सिक्के का क्या नाम था, तो टंका बोलते हैं। और तांबा, जो तांबा धातु का बना था उसे क्या बोलते हैं, तो जीतल। तांबा का जो सिक्का बना हुआ था उसे जीतल बोलते हैं। सिक्के से ही एक क्वेश्चन और बनता है इसका, शुद्ध अरबी के सिक्के। गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, तो इल्तुतमिश। प्रथम मकबरा बनवाने का श्रेय इल्तुतमिश को प्रथम यानी कि पहली बार जो मकबरा बनवाए थे वो किसने बनवाए थे भारत में, तो इल्तुतमिश ने। मकबरा बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इल्तुतमिश को। इसने इक्ता प्रथा चलाई थी। इसकी मृत्यु 1236 में हुई थी। इसके बाद गद्दी पर बैठा रुकनुद्दीन फिरोज, जो 1236 में ही इसका उत्तराधिकारी था रुकनुद्दीन फिरोज। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री यानी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जो ये 40 सरदार थे और इसके अधिकार क्षेत्र के जो प्रमुख अमीर थे, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया क्योंकि यह इल्तुतमिश का पुत्र था और वास्तविक उत्तराधिकारी था। लेकिन ग्वालियर के अंदर, इल्तुतमिश ग्वालियर में था उस समय, तो उसकी तबीयत खराब थी, तो वहीं उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन दिल्ली के जो अमीर थे, इसका एक और क्वेश्चन है कि यह अपनी राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर। लेकिन इल्तुतमिश
इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाई थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली। तो दिल्ली के जो प्रमुख अमीर थे और जो तुर्कान चैलगानी में जो 40 सरदार थे, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन रजिया को जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो रजिया का और रुकनुद्दीन फिरोज का युद्ध हुआ, यानी कि छोटी मोटी लड़ाई हुई और उसने रुकनुद्दीन फिरोज को ख़त्म कर दिया। उसके बाद रजिया गद्दी पर बैठी, कब से कब तक? तो 1236 से लेके 1240 तक। इसने भी कुछ ज़्यादा शासन नहीं किया, सिर्फ 4 साल तक। इससे एक क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, यानी कि अब तक जो भारत की शासक रहे वो सिर्फ पुरुष थे, कोई महिला नहीं थी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, मुस्लिम महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका जो पहली थी वो कौन थी? रजिया। रजिया की शादी जो हुई थी, बठिंडा के एक अमीर थे अल्तुनिया। अल्तुनिया से शादी हुई। रुकनुद्दीन फिरोज के मृत्यु के बाद तो बठिंडा के सरदार थे अल्तुनिया, उन्हें यह बात पता चली तो रजिया को अल्तुनिया ने कैद कर लिया। लेकिन जब कैद करके ले गए बठिंडा तो रजिया ने अल्तुनिया से शादी करने के लिए कहा और कहा हम दोनों दिल्ली पर शासन करेंगे। तो दोनों मान गए, एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन कहते हैं कि जब ये दोनों वापस आ रहे थे तो कैथल के निकट, कैथल एक स्थान था, कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी थी। रजिया की हत्या कर दी थी। उसके बाद बहराम शाह 1240 से 1242 तक, यानी कि 2 साल तक शासन किया, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मसूद शाह 1242 से लेके 1246 तक शासन किया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है थोड़ा बहुत, नासिरुद्दीन महमूद, 1246 से लेके 1265 तक इसने शासन किया। लेकिन यह भी बहुत सीधा शासक था। एक नाम सुना होगा आपने, बलबन। बलबन ने अपनी चातुराई से इसे गद्दी पर बैठाया था और अपनी लड़की की शादी, बलबन ने अपनी लड़की की शादी नासिरुद्दीन महमूद से की थी। कहने के लिए शासक नासिरुद्दीन महमूद था, लेकिन जो असली शासन यानी शासक था वो उस समय बलबन ही था, और जो भी राज्य के अंदर होता था वो सब बलबन देखता था। बलबन ने इसे एक उपाधि दी थी जिसे नाम दिया था उलूग खां। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर कर एग्जाम में कि उलूग खां की उपाधि किसे दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद को। और किसने दी थी? तो बलबन ने। यह बहुत ही, मैं बता चुका हूँ आपको, यह बहुत ही सिंपल शासक था। यह टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। कहने के लिए दिल्ली का शासक था उस समय का, लेकिन टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसकी मृत्यु 1265 में हुई थी। इसकी मृत्यु 1265 में हुई थी। उसके बाद गद्दी पर बैठा बलबन। 1265 से लेके 1287 तक गद्दी पर कौन रहा? तो बलबन। बलबन ने सर्वप्रथम
सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस की प्रथा चालू की थी। यहाँ एक पॉइंट रह गया प्रथा से लेके कि पहले जो महिलाएं थी वो दरबार में मुंह मतलब पर्दा डाल के और किसी को न देखते हुए चेहरा को छुपाकर जाती थी, लेकिन रजिया ने पहली बार टोपी पहन के और मुंह न छुपाकर खुलेआम दरबार में गई थी। यानी कि जो पर्दा प्रथा थी रजिया ने उस समय समाप्त की थी। लेकिन बलबन ने सिजदा, यानी कि अगर आपको राजा के करीब जाना है तो पहले आपको सिजदा करना पड़ेगा, लेट के माथा टेकते थे। और पैबोस मीन्स होता है पैरों को चूमना, लेट के यानी कि सिजदा लगाना है, सिजदा करना है, उसके बाद पैरों को चूमना है, तो उसे सिजदा और पैबोस की प्रथा कहा गया। किसने चालू की थी? तो बलबन ने। इसने तुर्कान ए चैलगानी को समाप्त किया था। इल्तुतमिश ने जो तुर्कान ए चैलगानी यानी 40 सरदारों का एक समूह बनाया था उसे किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने। तुर्कान ए चैलगानी को किसने समाप्त किया? बलबन ने। दीवान ए अर्ज, इसने एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए अर्ज कहा गया। यह विभाग सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज क्या था? तो यह एक सैन्य विभाग था। इसके कुछ प्रमुख दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी थे? तो बलबन के। बलबन के जो प्रमुख दरबारी कवि थे उनमें से अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसने अपने शत्रुओं के लिए यह नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। किसके लिए अपनाई थी? तो अपने शत्रुओं के लिए इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसके बाद अगला शासक है कैकवाद। कैकवाद कुछ खास नहीं है, 1287 से 1290 तक रहा, सिर्फ 3 साल तक इसने शासन किया। और अंतिम शासक था क्यूमर्स। क्यूमर्स से एक क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स। लेकिन कुछ किताबों में कैकवाद को भी अंतिम शासक कहा गया है, लेकिन जो सही अंतिम शासक था वो क्यूमर्स ही था। तो आज हमने गुलाम वंश को क्लियर किया है। एक बार इसका रिवीजन करते हैं। सल्तनत काल में जो सल्तनत काल की शुरुआत मानी जाती है वो गुलाम वंश से मानी जाती है। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेके 1290 तक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेके 1210 तक था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। इसकी जो प्रमुख उपाधियां थी लाखबख्श और सिपहसालार। लाखबख्श इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यह लाखों का दान देता था। इसने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई। किसकी याद में? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इसके गुरु थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी एक मस्जिद है और इसका निर्माण इसने अजमेर में करवाया। कुतुब मीनार की नींव रखी। यहाँ एक क्वेश्चन और बताना भूल गए, लेकिन जो इसने नींव रखी थी और निर्माण किसने और जो उसका आगे का कार्य किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव इसने रखी थी, लेकिन आगे का जो निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक प्रमुख सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था।
इसकी मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसका उत्तराधिकारी था आराम शाह। आराम शाह ने कुछ ज़्यादा शासन नहीं किया, सिर्फ 8 महीने तक इसने शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 36 गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह एक इलबरी तुर्क था, सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का गवर्नर था। इसने तुर्कान चैलगानी का गठन किया। तुर्कान चैलगानी क्या थी? यह एक संस्था कमेटी थी जो 40 सरदारों का समूह था। इसने 2 सिक्के जारी किए थे, एक चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के को टंका कहते थे और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी जारी किए थे। मकबरा बनवाने, यानी भारत में मकबरा बनवाने का श्रेय किसे प्राप्त था? तो इल्तुतमिश को। इसने एकता प्रथा चलवाई थी। इसकी मृत्यु 1236 में हुई थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरण करके कहाँ बनाई थी? तो दिल्ली। इसके बाद गद्दी पर बैठा रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में रजिया ने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद रजिया बैठी 1236 से 40 तक। अल्तुनिया बठिंडा के शासक थे, अल्तुनिया से इसने शादी की। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। इसने 4 साल तक शासन किया और कैथल के निकट डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद गद्दी पर बैठा बैराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक। मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 65 तक। यह बहुत ही सीधा शासक था। बलबन ने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी। यह टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसकी मृत्यु 1265 में हुई थी। उसके बाद गद्दी पर बैठा बलबन 1265 लेके 1287 तक। इसने सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई। तुर्कान चैलगानी जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, इसने इसे समाप्त किया। दीवान अर्ज एक नए विभाग की स्थापना की। यह एक सैन्य विभाग था। इसके प्रमुख दरबारी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसने अपने शत्रुओं के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसके बाद अगला शासक हुआ कैकवाद, जिसने 3 साल तक शासन किया 1287 से लेके 1290 तक। और 11वां शासक था क्यूमर्स 1290 में। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश में अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए, तो कुल 11 शासक हुए। और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आज हमारा गुलाम वंश क्लियर हुआ है। आगे यहाँ हम एक पॉइंट बताते हैं कि जो क्यूमर्स था, क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और खिलजी वंश की नींव रखी थी। तो आज हमारा गुलाम वंश क्लियर हुआ है। कल हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो आप लोगों से वही रोज़ की बात है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ साझा करें। थैंक्स, धन्यवाद।